गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। ये गेट लगा दो दोनों, और अब बातें बंद, बिल्कुल बंद। तो रिवीजन सेशन को विराम देते हुए फॉर 1.5 मंथ्स, ठीक है, हम हमारे पहले कोर्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल रिज्यूम आवर रिवीजन सेशन आफ्टर द कंप्लीट कोर्स, आफ्टर द कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड। सो द नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी सीरीज में आ रहा है, 4 चैप्टर्स बचते हैं, 7, 8, 9 और एक आखिरी, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में चलेंगे, अब ब्रेक नहीं करेंगे सीक्वेंस को। सो पहला चैप्टर है जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? अब सवाल ये आता है कि सर ट्रायंगल तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, इतने छोटे बच्चे भी नहीं कि ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते। ऑब्वियसली ट्रायंगल तो सभी जानते हैं, नहीं जानते ट्रायंगल क्या होता है? क्या होता है? जिसमें 3 एंगल होते हैं। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज मेंट बाय ए क्लोज्ड फिगर? क्लोज्ड फिगर के लिए एक वर्ड होता है पॉलीगन। अ पॉलीगन विद 3 साइड्स। और दूसरा the polygon with the least number of sides। सबसे छोटे से छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है 3 साइड्स का, क्योंकि 2 साइड से तो क्लोज फिगर बन ही नहीं सकता, 2 साइड से क्लोज फिगर बन ही नहीं सकता। तो छोटे से छोटा 3 साइड चाहिए, तो छोटे से छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है। एक साइड और बढ़ा दो, 4 साइड कर दो तो क्वाड्रिलेटरल होता है। एक साइड और बढ़ा दो, 5 साइड्स, पेंटागन, देन हेक्सागन, देन सेप्टागन, और उसके बाद ऑक्टागन, नैनागन एंड डेकागन। 11 का कोई नाम नहीं, फिर ऐसे बोलना पड़ेगा पॉलीगन विद 11 साइड्स, पॉलीगन विद 12 साइड्स, ओके। तो उसमें से हम सबसे छोटा पॉलीगन उठा रहे हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स हमने कई बार सीखा है, देखा है, पढ़ा है, सॉल्व भी किया। अभी पिछले चैप्टर में भी कहीं ना कहीं कुछ ट्रायंगल्स का चैप्टर नहीं था, लेकिन ट्रायंगल्स बन तो रहे थे, ठीक है। छोटी मोटी बातें अपन डिस्कस कर भी रहे थे कि 180 डिग्री एंगल सम होता है, ये सब। तो फिर इसमें क्या खास पढ़ना है? फिर ट्रायंगल चैप्टर का मतलब हेडिंग ट्रायंगल्स क्यों दी गई, इसमें क्या खास पढ़ना है? तो इसमें ट्रायंगल्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ, तो एक्चुअली जो चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में तो है ही नहीं। ट्रायंगल्स के बारे में मतलब ट्रायंगल्स के बारे में ऐसा नहीं है कि ये एंगल निकाल लो, ये साइड निकाल लो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, ऐसा नहीं है। मतलब प्रॉपरली वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत है वैसा। जो नई चीज है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले तो हम ये सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ये वर्ड नया दिख रहा है आपको, है ना? ये वर्ड आपको नया दिख रहा है। तो देखो, हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब हमको एक चीज को दूसरे चीज के इक्वल कहना या बोलना होता है कि ये चीज इसके इक्वल है, तो कई बार तो हम ऐसे कह देते हैं कि ये इसके बराबर है, वो कहना सही रहता है। लेकिन कई बार ये इसके बराबर है कहना थोड़ा सा अनसुटेबल वहां पे दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैथमेटिकल वैल्यू मैंने कहा x और मैथमेटिकल वैल्यू मैंने कही y, और अगर x y के बराबर है तो मैं सिंपली कह देता हूं x बराबर y। तो ये कहना तो उचित रहता है और सही भी रखता है कि x इक्वल टू y, है ना, कि y इक्वल टू z, या x इक्वल टू 10, या y इक्वल टू 20, क्योंकि y एक वैल्यू है, 20 भी एक वैल्यू है, वैल्यू को वैल्यू के इक्वेट कर दिया। लेकिन सपोज करो मैं ऐसा कहूं ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो सुनने में अजीब लग रहा है। ट्राइंगल इक्वल कैसे होता है? पहले तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ट्राइंगल इक्वल कैसे होगा। जैसे मैं कहूं प्रोजेक्टर इज इक्वल टू फैन, ये तो सुनने में बड़ा अजीब लगा, सुनने में बड़ा अजीब लगा ना? बोलो, अजीब लगा नहीं लगा? मैंने कहा दिस वॉल इज इक्वल टू दिस फ्लोर, अब ये थोड़ा बहुत तो मैच हुआ। शायद सर एरिया की बात कर रहे हैं, शायद सर किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की, वॉल का एरिया या इसका एरिया। लेकिन मैं कहूं दिस बैग इज इक्वल टू दिस बैग, तो अब कंफ्यूजन होगा कि बैग के इक्वल किस सेंस में कहा जा रहा है। क्या इसका कलर सेम है इसलिए कहा जा रहा है? क्या इसके कंपनी सेम है इसलिए कहा जा रहा है? समझ आई? तो बहुत सारे रेस्पेक्ट्स होते हैं ना इक्वालिटी के। इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के बहुत सारे आधार होते हैं, किस आधार पे आप बराबर करना चाह रहे हो। तो ट्राइंगल की इक्वालिटी की बात होगी पूरे चैप्टर में। हाँ आओ, कल क्यों नहीं आए थे? अभी सही है ना? आज तो स्कूल आया था, ये खड़ा हो जाओ वहीं। तो स्कूल से आने के बाद खराब हुई थी,
सिकनेस सर्टिफिकेट लाया डॉक्टर से लिखवा के, प्रिस्क्रिप्शन तो कैसे मैंने खराब थी, किससे? मम्मी को तो पागल बना रखा है आप लोगों ने, मम्मी ने तो बिगाड़ रखा है आपको। तो किस टाइप में तबीयत खराब थी, क्या बीमारी थी, क्या हो रहा था? सिर में दर्द हो रहा था, फिर मेडिसिन ले ली, कौन सी? कॉम्बीफ्लैम। कितनी गोली ली, सुबह या शाम, पानी के साथ या दूध के साथ? खाने खाली पेट या खाना खाने के बाद? खाना खा के। कितने बजे ली थी? 6:30 बजे। तो ट्यूशन का टाइम था, इस टाइम तो तू क्लास में रहता है, क्लास में ली थी तूने, तो इससे पिछली वाली क्लास में भी नहीं गया था क्या तू? एक मिनट चुप, इससे पिछली क्लास में नहीं गया था तू कल? पूछ लूं? अमित सर से पूछना है ना, किससे पूछना है? ओम सर से। ओम सर मतलब हाँ, उनके साथ एक सर और है ना, असद सर, ओम सर। असद सर से पूछ लो। ओके चलो आओ। हाँ जी देखो, तो ट्राइंगल्स की इक्वालिटी की बात होगी, पर सर ट्राइंगल्स इक्वल कब माने जाएंगे ये तो बताओ भाई। ये ट्राइंगल बराबर ये ट्राइंगल कैसे भाई, इसकी साइड इसके साइड के बराबर होगी, क्योंकि ट्राइंगल्स में लेते के क्या चीजें होती हैं? साइड्स, एंगल्स, एरिया, ये सारी चीजें होती हैं। ट्राइंगल्स में क्या क्या होता है? हाइट, हाइट भी होती है ट्राइंगल में, हाइट भी तो होती है, बेस। तो अगर दो ट्राइंगल इक्वल हैं तो उनका क्या क्या इक्वल है? उनका सब कुछ इक्वल है। क्या कहा मैंने? सब कुछ इक्वल होने का मतलब तो बताओ। यानी एक एक साइड मैच होनी चाहिए। अगर इसकी ये लेफ्ट वाली साइड, अगर इसकी लेफ्ट वाली साइड 10 सेंटीमीटर है तो इस ट्राइंगल की भी लेफ्ट वाली साइड 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर उसकी राइट वाली साइड 4 सेंटीमीटर की है तो इसकी भी राइट वाली साइड 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसकी नीचे वाली साइड अगर 5 सेंटीमीटर की है तो उसकी भी 5 सेंटीमीटर की होनी ही चाहिए। इसका अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो उसका भी होना चाहिए, इसका 50 डिग्री का दूसरा एंगल है तो उसका भी होना चाहिए। यानी एक एक चीज, इसका एरिया के बराबर भी होना चाहिए। तो एक एक चीज रूबरू अगर मैच करेगी, या यूं कहूं ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का फोटोकॉपी होना चाहिए, एग्जैक्ट फोटोकॉपी इमेज होनी चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा ये ट्राइंगल के इक्वल है। एक रत्ती पर भी अगर डिफरेंस हुआ तो मैं नहीं कह सकता कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है। समझ गए? अब वैल्यू वाइज, अब वैल्यूज में तो अपन क्या कहते हैं, ये वैल्यूज वैल्यू के इक्वल है, लेकिन ट्राइंगल या और कोई फिगर के लिए अपन इक्वल वर्ड ना यूज करके कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो हम ऐसे नहीं कहेंगे ये ट्राइंगल ट्राइंगल के इक्वल है, हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है क्या है? मतलब इसका वो इक्वल होना, देसी भाषा में इक्वल होना है। सरल भाषा की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है? इक्वल होना। पर क्या है, वैल्यू को वैल्यू के इक्वल बोलना अच्छा लगता है, ट्राइंगल को ट्राइंगल के इक्वल बोलना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए एक वर्ड निकाल दिया गया, इक्वालिटी। क्या क्या कहेंगे उस वर्ड को? कॉन्ग्रुएंट। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब हो गया इक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स की इक्वालिटी को हम चेक करेंगे, चेक करके आगे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारा हमको इस चैप्टर में करना है। क्लियर? चलो, तो चैप्टर की हेडिंग डाल दिया आपने सबने। तो ट्राइंगल की डेफिनेशन वैसे आपको पता है, बट फिर भी क्योंकि चैप्टर का नाम ट्राइंगल है तो एक बार के लिए एक छोटी सी प्यारी सी सरल सी डेफिनेशन है। ए ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगन का मतलब विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब जितनी साइड्स होती है उतने एंगल्स होते हैं, ये तो सबको ही पता है। विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, और तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 180। ये तो बेसिक सी बात हो गई। आज करके आएगी तू काम? क्या काम कर सकता है? बोल, झाड़ू पोछे लगा लेगा? काम करना है सारा, नोटबुक में जितना भी पेंडिंग है। हाँ सारा ही तो। अब बता, चेक करूं? पुराना सारा कंप्लीट है?
तू तो बीमार था ना, कब किया तूने? कल का नहीं हो रहा तो आज तो सही हो गया था, आज क्यों नहीं किया? हंस रहा था ना, बढ़िया। पेट सिर दर्द से रिकवर होने के बाद कोई हंसता है? तो तेरे को देख के मोटिवेट हुआ है। स्कूल में पेट दर्द कह रहा था और घर जाके सिर दर्द हो गया। बेटा बहुत कुछ दर्द करेगा, डंडा है मेरे पास। ओके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स लिखो, नेक्स्ट हेडिंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। याद रखना अभी 9th क्लास में ही समझ लो अच्छे से, अगर आ गया तो हमेशा याद रहेगा, और 9th क्लास में स्किप हो गया, मतलब किसी भी कारण से थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, तो ये चैप्टर ना तो अगले साल या उससे आगे आने वाले सालों में कोई सिखाएगा आपको, और ना ही आपको समझ में आएगा। समझ में भी नहीं आएगा, फिर ये जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा, फिर ये जिंदगी भर आया गया ही रहेगा। आया गया रहेगा मतलब थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से सीख लिया, क्वेश्चंस कर लिए, फिर भूल जाओगे, फिर कर लिए, फिर भूल जाओगे। अच्छे से बिल्कुल परमानेंटली अगर इसको अपने दिलो दिमाग में उतारना है, ध्यान से एक एक शब्द सुनेंगे, कोई भी डाउट हो तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार पूछेंगे, ठीक है? नहीं पीछे ही रहते, समझ में आएगा मेरे को, ध्यान। नहीं उधर ही बैठ, तेरी तबीयत ज्यादा खराब है। नहीं, सो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का दूसरा नाम क्या है? इक्वालिटी। देखो ये टेबल बनाओ, बना ली। अब कोई भी फिगर, जैसे अभी तो ट्रायंगल की बात हो रही है, लेकिन ट्रायंगल के अलावा भी कोई भी फिगर होता है, उसकी उसके एट्रीब्यूट्स को या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मैथ्स में। साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस में तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कलर, जैसे वेट, हाइट, ये बहुत सारी चीजें साइंस में तो आ जाती है ना, कौन से एटम से बना हुआ है, पार्टिकल्स, वो सब आ जाता है। लेकिन मैथ्स में केवल दो ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है उसकी शेप और एक होती है उसकी साइज। कोई भी फिगर हो, जैसे ट्राइंगल ही उठा लो, तो ट्राइंगल का शेप कैसा है और साइज कैसी है। अब दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब शेप एंड साइज दोनों मैच, जब शेप एंड साइज दोनों के दोनों मैच करती हो। अब नेक्स्ट ईयर एक टॉपिक निकल के आएगा, उसको थोड़ा बहुत अभी से समझो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या निकल के आएगा? डिफरेंस ये है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में डिफरेंस ये है कि सिमिलैरिटी में ओनली शेप सेम होती है, साइज नहीं होती, और ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज दोनों ही सेम हो जाती हैं। अब ऐसा लगेगा आपको कि वहां पे तो केवल शेप ही सेम है, वो तो सरल टॉपिक होगा, उल्टा वो मुश्किल टॉपिक है। जब शेप सेम होगी ना, तो जो टॉपिक बनेगा ना वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट बनेगा, और शेप एंड साइज दोनों सेम हो जाएंगी ना, तो हर चीज सेम हो गई, तो वो जो टॉपिक अभी हम इस साल पढ़ रहे हैं वो स्लाइटली उस टॉपिक से सरल है। ओके ना? पर मतलब पता होना चाहिए, शेप सेम होने का मतलब है सिमिलैरिटी। सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला, जैसे छोटा पैक बड़ा पैक। ट्राइंगल शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है? समझ गए? जैसे हमारी गाड़ियों के बोनेट पे होता है, आगे उसमें होता है डैशबोर्ड पे छोटा सा ताजमहल, तो एक तो वो छोटा ताजमहल और एक आगरा में जो बड़ा ताजमहल है, समझ गए? तो दोनों सिमिलर है लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि साइज तो अलग अलग है। दोनों सिमिलर है लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं। पार्ले जी का 2 रुपए वाला पैकेट और एक 5 रुपए वाला पैकेट, इसको दिलाना पहले, इसको दिला देना ना, उसको बता देना कहाँ मिलता है, ठीक है? हाँ, 2 रुपए वाला पैकेट, एक 5 या 6 वाला जो भी आता है, और फिर एक 10 वाला, फिर एक 20 वाला। तो देखो आप देखो सारे के सारे सिमिलर हैं, क्योंकि शेप सबकी सेम है, शेप सबकी सेम है। वही वो लड़की ऐसा करके बैठी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है ना? सबकी शेप सेम है, लेकिन साइज सबकी अलग अलग है, ठीक है ना? मैं शायद आप जितना था, आपसे भी छोटा था, तब से वो लड़की वहीं बैठी है ना? और अब बूढ़ी क्या हो, मर गई शायद, बूढ़ी होकर मर भी गई, लेकिन उन्होंने अपने पैकेट से उसको हटाया नहीं अभी तक, उसके कारण वो चल रही है। क्या? उसको तो पैसे खूब सारे मिले होंगे, वो तो हजम करके अब उसके औलाद भिखारी होगी। एनीवेज आ जाओ वापस, ठीक है? आप लोग तो ऐसे मुझसे पूछने लग जाते हो
जैसे तो मैं सब इन सबको मेरे घर पे आस पड़ोस वाले हैं मेरे, रोज मुझको बता के जाते हैं। उसको पैसे नहीं मिलते क्या? वो मरती नहीं है क्या? अरे मुझे क्या बता भाई। उसका नाम क्या है? नाम गूगल बता देगा। ओके भैया, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं गूगल नहीं हूँ। चलो लिखिए, 2 और मोर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल कहलाए जाएंगे। जब जब मैं कहूंगा कॉन्ग्रुएंट, तब तक आपके माइंड पे वो इक्वालिटी क्लिक करनी चाहिए कि सर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। ऐसे मत सोचना कि सर को बड़ी सी कोई अलग सी बात करे, कॉन्ग्रुएंट कोई नया टॉपिक आ गया, कुछ नहीं है। इक्वल, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। क्या? हाँ ठीक है। 2 और मोर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल इफ व्हाट, देयर शेप एंड साइज आर सेम। यही बात अभी मैंने कही। कॉन्ग्रुएंसी मतलब शेप एंड साइज दोनों इक्वल चाहिए, और सिमिलैरिटी मतलब, सिमिलैरिटी मतलब ओनली शेप सेम हो, तब वो सिमिलर माने जाए। ओके ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली 2 और मोर ट्राइंगल्स। अब ये तो किसी भी फिगर्स की बात कर रहे थे ना हम, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे? किसी भी फिगर की बात कर रहे थे, लेकिन हमको घूम फिर के सारे फिगर्स की बात नहीं करनी, हमको तो ट्राइंगल्स, पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स हमारे चैप्टर का नाम। तो सिमिलरली 2 और मोर ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल इफ देयर शेप एंड साइज आर सेम। और ट्राइंगल्स के केस में शेप का सेम होना उसके एंगल्स के इक्वल होने को दर्शाता है, और साइज का सेम होना उसकी साइड्स, यहाँ पे साइड्स लिखा हुआ है, मिट गया शायद, साइड्स लिख देते, साइड्स के सेम होने को दर्शाता है। समझे क्या कुछ? या पूरा फोकस है कॉपी पेस्ट करने में? दुनिया जाए बाढ़ में, दुनिया जाए बाढ़ में, हम तो बस लगे हैं। लिख लिया? ठीक है, क्लियर है? चलो, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि दो ट्राइंगल्स कब कब कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे, बोलो। शेप कैसे सेम करें, हमको ड्राइंग करनी होना है, मैथ्स पढ़ना है। तो मैथ्स में शेप से फिगर्स का शेप सेम होने का मतलब है उनके एंगल सेम होना। देखो ध्यान से सोचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा है आपने, ऐसे होता है ना? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे होता है। तो ये जो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से शेप में अलग है, शेप में इसीलिए अलग है क्योंकि इसका ये एंगल 90 डिग्री है और इसका ये एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल्स चेंज होते ही, मान लो 90 डिग्री का एंगल है और मैं 80 डिग्री कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, फिर 70 कर दूं ऐसे हो जाएगा, तो शेप चेंज हो रही है ना। तो एंगल बदलते ही शेप चेंज होगी। और अगर साइज की लंबाई बदल दे, जैसे मान लो 90 डिग्री का एंगल तो है, राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल इतना छोटा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। तो क्या चेंज करना पड़ा साइज चेंज करने के लिए? उसकी साइड की लंबाई, लेंथ ऑफ द साइड। जैसे 10 सेंटीमीटर लंबी पाइप तो ले लो हाइपोटेन्यूज, एक 20 सेंटीमीटर लंबी हाइपोटेन्यूज ले लो, तो उससे वो उसका साइज बढ़ जाएगी, शेप वही रहेगी पर साइज। तो मैथ्स में या ट्रायंगल्स की दुनिया में शेप सेम करना हो या अलग अलग करना हो, तो एंगल्स के साथ छेड़छाड़ी करोगे या इक्वल करोगे इसको। और अगर साइड के साथ साइड का लेना देना है साइड से, और शेप का लेना देना है एंगल से। अब आपने कहा कि एंगल्स भी, आपने क्या कहा शेप एंड साइड दोनों सेम हो, तो इन शॉर्ट बात करें तो एक एक एंगल और एक एक साइड उसकी सेम होनी चाहिए, तब जाके दोनों अब एंगल भी सेम हो गए, साइड भी सेम हो गई, तो घूम फिर के वही बात हो गई जो सबसे पहली बात मैंने कही थी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल की फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, फोटोकॉपी का मतलब ये नहीं है कि जैसे वो प्लेस की गई है वैसे के वैसे ये प्लेस हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो, एक चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना? है या नहीं है?
ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर आपने तो फोटोकॉपी गई थी, इसकी फोटोकॉपी नहीं है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अरे वो प्लेस बस ऐसे किया गया है, इसको सीधा कर दो तो फोटोकॉपी की तरह लग सकता है ना। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में सबसे बड़ी मुसीबती तब आएगी आपके सामने जब आपके सामने दो ट्रायंगल ऐसे सेम एंगल में प्लेस नहीं किए, फ्लिप करके प्लेस किए, ऐसा फ्लिप करके, तो आपको मैसेज करना पड़ेगा कि जब ये सीधा खड़ा होगा इसकी तरह तो उसकी तरह सेम दिखेगा या नहीं दिखेगा। और ज्यादा मुसीबत कब आएगी, जब ऐसे दो तीन ट्रायंगल एक दूसरे में मर्ज हो गए, फिर उसमें से इमेजिन करना कि ये ट्रायंगल इधर से ऐसे दिख रहा है, अभी इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, क्लियर है। तो एंगल्स भी सेम होने चाहिए, साइड्स भी सेम होनी चाहिए, तब जाके ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो दो ट्रायंगल्स बना दीजिए आप, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर, बिल्कुल फोटोकॉपी बनाना एक दूसरे की सेम, मतलब कोशिश करना। अब एग्जैक्ट नाप चोक तो करने की जरूरत नहीं है, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। बना लिया। अब सुनो एक और चीज, मैंने कहा था कि इसको इसके सेम बनाना है, यानी इसका ये एंगल इसके एंगल से मैच होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में मैच होने चाहिए, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में मैच हो गए तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ, समझ आया क्या क्या कहने वाला हूँ भाई। इसके पास तीन एंगल्स हैं, एक दो तीन, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी को बराबर करना, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ। उससे तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के लिए थोड़ी ना है, वो तो हर प्रकार के ट्रायंगल के लिए है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका ये एंगल उसके इस एंगल से मैच होना चाहिए, इसका ये एंगल इसके इस एंगल से मैच होना चाहिए, और तीसरा एंगल तीसरा एंगल से मैच होना चाहिए। आपस में इक्वल नहीं करना, एक दूसरे से इक्वल करना है। समझ गए क्या, क्लियर है, एक दूसरे से इक्वल करना है, आपस में एंगल्स को इक्वल नहीं करना किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के। ठीक है, तो फोटोकॉपी कर देते हैं हम इसकी, देखो कैसे। अरे छोटा बड़ा रह गई बराबर है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास ये सुविधा नहीं होगी। ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल्स छोटे बड़े हैं क्या? एक मिनट रुको, एक मिनट, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि सेम है या अलग अलग है। देखो ये इसके ऊपर पूरा प्लेस हो रहा है ना, पूरा छुपा रहा है उसको, दैट मीन्स ये इसके बराबर है। आप ऐसे भी देख सकते हो कॉन्ग्रुएंट, दो दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब एक चीज दूसरी चीज को पूरी छुपा सके। पूरा H2 है जो उसको कवर कर पा रही है, तब तो दोनों बराबर है। और थोड़ा सा भी कोना अगर छूट रहा है, पूरा कवर ही नहीं कर पा रही है उसको, तो यानी कि वो उसके बराबर, तो ये देखो इसको पूरा छुपा रही है, दैट मीन्स ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ मैं इसको, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, नाम बस देना, बस इसका नाम एबीसी, तो उसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू। ठीक है, अब ये अजीब सा साइन दिख रहा होगा आपको, इस साइन के बारे में बात करते हैं। देखो इधर मैथ्स में इक्वल टू का साइन ये होता है, तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी किस किस की, साइज की भी, शेप की भी। अब ये वाला साइन तो केवल साइज की इक्वालिटी को दर्शाता है, साइज सेम हो गई, लेकिन शेप भी तो सेम करनी है, शेप भी तो सेम करनी है।
तो शेप को सेम करने के लिए ऐसा लहराती हुई एक शेप बना दो। इसका मतलब है कि शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, ऑब्जेक्ट्स या फिगर्स जो भी बनाए वो कॉन्ग्रुएंट है। क्या है वो? तो ये साइन समझ में आया, बनाना भी आ गया, कुछ भी नहीं है, बराबर का साइन लगाओ, इसका मतलब हो गया साइज सेम हो गई। ऊपर एक लहरात्मक शेप बना दो, यानी कि शेप भी सेम हो गई, साइज और शेप दोनों सेम हो गई, तो फिर क्या हो गया? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो सिमिलैरिटी आएगी उसमें क्या चीज सेम होगी? ओनली शेप। तो उसका साइन होता है, इसको हटा दो, केवल ये लगा दो, उसका साइन ये होता है, केवल शेप सेम है उसमें। ठीक है, इस साल अपने को कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है तो हमको पूरा साइन ऐसा बनाना है। ये ट्राइंगल इसके हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये ट्राइंगल इसके हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर दो, हाँ इक्वालिटी, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी एक एक साइड सेम होगी, यानी कि साइड AB की लंबाई साइड PQ की लंबाई के बराबर होगी। सिमिलरली साइड BC की लंबाई साइड QR के बराबर होगी। डबल डैश क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि अगर मैं सिंगल डैश लगाऊं, अगर मैं क्या करूं, ऐसे सिंगल डैश लगाऊं, तो उसका मीनिंग क्या होगा? सपोज करो मैंने सिंगल डैश लगा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया चारों साइड्स बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 चारों साइड्स बराबर। मुझे ये दोनों साबित करना है कि चारों साइड्स बराबर है, मुझे ये साबित करना है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। हालांकि चारों साइड बराबर हो जाए तो भी मेरा काम हो रहा है, लेकिन मेरे को उस लेवल पे काम नहीं करना ना कि सब ऐसे तो फिर 6 के 6 साइड बराबर कर दो, वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन वो तो स्पेशल केस हो गया कि 6 के 6 साइड बराबर है। ठीक है, जनरल केस की बात करेंगे तो 1 to 1 इक्वल होना चाहिए, 1 to 1 इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने डबल डैश लगाया। ऐसा ही आपको आपके इक्वेशंस के अंदर फिगर्स में भी करना है। जो साइड जिसके बराबर आपको करनी है उसमें आपको सिमिलर साइन की मार्किंग करनी है। सिंगल डैश तो इधर भी सिंगल डैश, डबल डैश तो इधर भी डबल डैश। और जैसे साइड AC को PR के बराबर करना है तो उस पर 3 डैश लगा दो, तो उस पर भी क्या लगा दिया मैंने? 3 डैश। चलो साइड्स तो इक्वल हो गई, दैट मींस साइज तो इक्वल हो गई। अब शेप भी तो सेम करना है, तो यानी तीनों एंगल के सेम होने चाहिए। तो इधर वाला एंगल A उधर वाले एंगल P के इक्वल होगा, यस और नो? बोलो। इधर वाला एंगल A उधर वाले एंगल P के इक्वल होगा ना? तो सेम साइन लगाया मैंने, तो उससे साबित हो रहा है कि ये इसके इक्वल है। अब एंगल B किसके इक्वल है? Q के। तो इधर मैं डबल एंगल का मार्क कर देता हूं ऐसे, और उधर भी डबल एंगल का मार्क कर देता हूं ऐसे। इसका मतलब एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। और इधर फिर मैं ट्रिपल एंगल का मार्क कर देता हूं, यानी कि एंगल C वो किसके इक्वल है? उधर भी ट्रिपल एंगल का मार्क कर दो। ठीक है, तो ये मार्किंग कर दिया आपने अपने अपने फिगर्स में सबने। पेन से क्यों बनाया? कौन कौन है जिसने पेन से बनाया? हाथ खड़े करो। पेन से किस किसने बनाया? खड़े हो जाओ, खड़े हो स्टैंड। निकलो बाहर, निकलो बाहर। तो रफ है तो क्या करें? तो फिर रफ में भी पेंसिल से बनाना। पेंसिल नहीं लाया ऐसे बोल। अब तो फेयर भी लिया था तो भी फिर क्या होता? पेंसिल लाना तो एक अलग चीज है ना। हाँ जी, बाहर आइए। आप 3 इधर आ जाइए, आप 2 उधर ही खड़े हो जाइए। इधर आ जाओ, उधर बाहर निकले जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि एक ही गाना को बार बार नहीं गाता मैं। एक ही रोना, क्या हर बार ही रोता रहूं क्या? इधर आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, बाहर आ जाओ बाहर। अब पेंसिल मिल भी जाएगी तो भी बाहर ही खड़े रहना है। नहीं सुनाई दे रहा? बाहर। हाँ आप भी खड़े हो, जल्दी बाहर। निकलो निकलो निकलो, जल्दी बाहर निकलो। रुको भी। हाँ पेन उठा लो, नोटबुक हाथ में उठा लो, खड़े खड़े काम करना है। पेन से ही तो नहीं बनाना। नहीं नहीं, चलो इधर देखो अब। हाँ जी, अब देखो आगे की कहानी। इसका मतलब अब ये तो था पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर की फॉर्म में। अब अपन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसका। ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने। इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या चीजें इक्वल होंगी? लेट्स सी क्या क्या चीजें इक्वल होंगी। एक तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी,
AB will be equal to PQ, AB will be equal to PQ, BC will be equal to QR, AC will be equal to PR. Also साथ में तीन एंगल्स भी इक्वल होंगे, साथ में तीन एंगल्स भी इक्वल करो, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R. लिखो ये सारी चीज. हाँ यहाँ से लिखो, फिगर के बाद ये लिखना है आपको. हाँ क्या हुआ? लिख लिया? नहीं उसको आने दो पहले. नहीं घर से करके लाएगा, लेकिन अभी तो खड़े रहना है. ये आपके इनडिसिप्लिन को शो करता है कि टीचर ने इतनी बार कह दिया कि पेन से फिगर नहीं बनाना, रफ में भी नहीं बनाना, रफ में भी पेंसिल से ही बनाना है. थी नहीं तो मेरी गलती है, मैं घर घर जाके पेंसिल बांट के आऊं. फिर तुमको ये लेके आनी है क्लास में. हाँ जी लिख ले यहाँ तक. इधर आना, इधर भाई साहब इधर आओ. हाँ चल खड़ा रहे, वहीं खड़ा रहे. हाँ इधर आओ. 10 वी कैन से दैट, इस पूरी कहानी का सार यह है कि दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो. अभी कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझना है अभी अपने. अभी तक तो अपन सिंपल भाषा में बात कर रहे थे कि साइड साइड से मैच हो जाए, एंगल एंगल से मैच हो गए, तो सरल भाषा हो गई. अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भाषा ये लग रही होगी. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या चीज है? पढ़ा तो था, वो वाला कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है ये. वो जो लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था उस वाले कॉरस्पॉन्डिंग से इसको इक्वेट मत करना. हाँ नहीं गलत, अभी बताएंगे. देखो इतना लिखो, पहले लिखो. लिख लिया? सबने लिख लिया क्या? हार्दिक एक बार अगर तूने और आर्ग्यूमेंट की तो तू बाहर निकाल दूंगा देखो क्लास से. एक ही बात को पकड़ के नहीं बैठना है. ठीक है अब चुप हो जाओ. इतना लिख लिया सबने? चलो अब एक बार फिगर पे आ रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने वाला हूं मैं. इतना लिख लिया ना? इसके बाद क्राइटेरिया शुरू हो जाएंगे, बट क्राइटेरिया से पहले इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाला है. ठीक है अब सुनिए ध्यान से. देखो अभी तक अपन ने ट्राइंगल्स के बारे में जब भी सीखा तो उसका नाम अपन ने पुकारा, जैसे एबीसी ट्राइंगल है तो उसका नाम हमने कैसे पुकारा? सीधे खड़े हो. ट्राइंगल ए बी सी करके हमने इसका नाम पुकारा, राइट? या फिर किसी बच्चे ने ऐसे भी कह दिया ट्राइंगल बी ए सी, या फिर किसी बच्चे ने ऐसे भी कह दिया ट्राइंगल सी बी ए, या फिर किसी बच्चे ने ऐसे भी कह दिया ट्राइंगल सी ए बी या ए सी बी. बहुत सारे नामों से हमने पुकार दिया इसको. तो ट्राइंगल तो वही बना ना. इसके कभी मार्क्स कटे आज तक कि किसी ने ट्रायंगल एबीसी लिखा और दूसरे बच्चे ने ट्रायंगल बीएसी लिख दिया तो टीचर ने मार्क्स काटे? ऐसा हुआ है क्या आज तक? काट ही नहीं सकता. एक ही बात है, एक ही बात है. लेकिन इस चैप्टर में आने के बाद आप ट्रायंगल का नाम एबीसी कह रहे हो और अगर आप ट्रायंगल का नाम बीएसी कह रहे हो तो उनको दो अलग अलग ट्रायंगल माना, particularly for this chapter and the next year similarity वाला चैप्टर. दो चैप्टर कहते हैं जिसमें ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल एबीसी ही कहना है, बीएसी नहीं कहना है. ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो. अगर मैंने कहा ट्रायंगल एबीसी इधर देख ले और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है, क्या कहा मैंने? एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एक एक चीज इसकी एक एक चीज से मैच करेगी. लेकिन सवाल आता है कौन सी से? सवाल क्या आता है? तीन चीजें, तीन एंगल तीन साइड इसके पास भी है, तीन एंगल तीन साइड इसके पास भी है, तीनों एंगल से मैच कर रहे हैं, तीनों साइड तीन साइड मैच करेगी. सवाल आता है कौन सा एंगल कौन से मैच करेगा? तो कौन सी साइड कौन से एंगल से? ये लास्ट
इसके नाम में छुपा हुआ है। अगर मैंने कहा ना ट्राइंगल ए बी सी और इधर कहा ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ए तो पी से मैच करेगा, बी क्यू से मैच करेगा, सी आर से मैच करेगा सीक्वेंस में, और इसी सीक्वेंस को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। केवल एंगल्स मैच नहीं करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब बताया था मैंने, सेम रेस्पेक्ट में होना, सेम पोजीशन पे होना। तो ट्राइंगल एबीसी का पहला लेटर क्या है? ए। ट्राइंगल पीक्यूआर का पहला लेटर क्या है? पी। तो एंगल ए एंगल बी से मैच करेगा। ऐसे नहीं कि एंगल ए को एंगल बी से मैच कर दिया। अगर आप एंगल ए को, अगर आपके क्वेश्चन में एंगल ए एंगल क्यू से मैच हो रहा है इन केस, तो आपको उसका नाम पीक्यूआर ना बोल के क्यूपीआर बोलना पड़ेगा। एक ही चीज में क्यू को बिठाना पड़ेगा, समझे क्या? और साइड्स भी ऐसे मैच करेगी, जैसे कि ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो एबी साइड पीक्यू से मैच करेगी, बीसी साइड क्यूआर से मैच करेगी, और एसी साइड इधर पीआर साइड से करेगी। ये सारी चीज मैं लिख के बता रहा हूं, देखो इधर देखो स्क्रीन पे। अगर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तो अब पहले एंगल, कौन सा एंगल किससे मैच करेगा सीखो। पहला एंगल, पहले एंगल देखो, एंगल को लिखने के लिए सिंगल लेटर की जरूरत पड़ती है या 3 लेटर की जरूरत पड़ती है? तो सिंगल लेटर में लिख के बताते हैं पहले, है ना। तो सिंगल लेटर में मैंने लिखा तो एंगल ए बराबर क्या लिख सकता हूं? एंगल बी। फिर दूसरा दूसरे से मैच करेगा, मतलब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ठीक है। ये इसका केवल एक एंगल है, ये इसका केवल एक एंगल है, लेकिन एंगल ए और एंगल बी दोनों मिलके इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम पोजीशन वाला एंगल, समझ गए। और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में एंगल इक्वल नहीं होते, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, सेम पोजीशन वाले ही एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अब साइड्स की बात करते हैं। साइड्स डिसाइड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो साइड्स, अब देखो इसकी ट्रायंगल एबीसी की 3 साइड्स कौन कौन सी होंगी? ए बी, बीसी, एसी, सी या एसी, है ना। साइड्स को अपन 2 लेटर से डिनोट कराते हैं, उसकी 3 साइड्स बताओ, पी क्यू, क्यू आर, पी आर। तो अब कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, वो भी अपने को कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में देखना पड़ेगा या सीक्वेंस फॉर्म में देखना पड़ेगा। साइड ए बी इक्वल होगी साइड पी क्यू के, साइड ए बी इक्वल होगी साइड पी क्यू के। चलो आगे बढ़ो। साइड बी सी, बी से लेके सी पे गया ना मैं, बी से लेके सी पे गया ना, तो यहाँ पे क्यू से लेके आर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइड बीसी किसके इक्वल हो जाएगी? साइड क्यू आर। और साइड एसी, ए से लेके सी पे गया, तो इधर साइड पी आर के बराबर होंगी। तो ये जो पेयरिंग हुई हुई है, ए के साथ पी की, बी के साथ क्यू से, और सी के साथ आर से, एंगल्स की फॉर्म में, और ए बी की पी क्यू के साथ, बी सी की क्यू आर के साथ, और इधर इधर एसी लिखना है, इधर एसी की पी आर के साथ। ये जो पेयरिंग हुई है, इस पेयरिंग को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पेयरिंग। क्या कहते हैं इसको? ये कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में पेयरिंग हुई हुई है, और कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में ही इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी इसके एंगल्स और इसकी साइड्स के बीच में। इवन अभी एक बार कॉन्ग्रुएंस एंगल्स और साइड्स के हिसाब से सीख लें, उसके बाद फिर और एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी, जैसे हाइट, जैसे मीडियन, ट्रायंगल्स के अंदर मीडियंस भी बनते हैं, तो मीडियंस भी इक्वल होंगे, लेकिन वो भी कॉरस्पॉन्डिंग ही इक्वल होंगे, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग ही इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, अगर मैंने इसमें ए से मीडियन बनाया है, तो ये मीडियन पी से बनने वाले मीडियन से मैच करेगा, क्योंकि ट्रायंगल का नाम आपने ए बी सी पी क्यू आर लिखा है ना, तो ए की सीध में पी आ रहा है, तो ए से जो मीडियन निकला वो पी से निकलने वाले मीडियन से ही मैच करेगा। समझ गए क्या? सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझ गए। अब अगर सपोज करो आपको, मैंने एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए तो मैच करता है एंगल क्यू से, इक्वल है दोनों की वैल्यू 30 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी ले लो। एंगल सी है एंगल पी से, ओ हाँ ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, ये गिवन है। सो टेल मी, इन 2 इंफॉर्मेशन से आप बता सकते हो कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? बता सकते हो? जरूरी तो नहीं तीनों एंगल दें, 2 भी देगा, इवन कई बार तो 1 भी देगा। क्या? ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू, सही बोला। आर्य को लेने आए हैं, बोलो अभी 5 मिनट बाकी है। हाँ देखो, एक की सीध में क्यू है ना,
तो लेट से मैं ट्राइंगल का नाम ए से स्टार्ट करता हूं तो वहां क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं हो गया कि एबीसी के साथ पी क्यू आर ही आएगा और ए के साथ पी मैच करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो गया। ए के साथ क्यू मैच कर रहा है। फिर सेकंड लेटर पे मैंने सी ले लिया। सपोज करो मैं इधर एबीसी लिख देता हूं। सपोज करो, देखो सबसे सही तरीका बताऊं, पहले ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से लिख दो, दूसरे ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से नहीं, पहले ट्राइंगल की मर्जी से लिख। समझ गए? पहले ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से लिख दिया मैंने, ट्राइंगल एबीसी लिख दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका है मैच करने का। पहले ट्राइंगल का नाम अपनी मर्जी से लिख दिया ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू। अब दूसरे ट्राइंगल में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, पहले वाले ट्राइंगल की मर्जी चलेगी। तो एंगल ए अगर एंगल क्यू से मैच हो रहा है ना, तो ए की सीध में क्यू, और सी से पी मैच हो रहा है तो एक खाली पोजीशन छोड़ दो, सी की सीध में पी रखा, तो बचा क्या? बचा क्या? आर। तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यूआरपी लिख सकता हूं। दूसरे तरीके भी हैं लिखने के। अगर किसी ने कहा सर मेरे को ये बताओ जरा, ट्राइंगल बीएससी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? पहला ट्राइंगल तुमने अपनी मर्जी से लिख दिया, अब बीएससी के हिसाब से सेट कर दो। पी की सीध में कौन आ रहा है? आर। ए की सीध में कौन आ रहा है? क्यू। और सी की सीध में तो पहले भी पी था, तो बीएससी आर क्यू पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन केवल पहले ट्राइंगल के। दूसरे ट्राइंगल के तो फिर उसके हिसाब से ही मैच करके लिखने पड़ेंगे। समझ आया क्या? क्लियर है? अच्छे से ये बात समझ में आ गई? चलिए अब जो अगला टॉपिक है वही हमारा मेन टॉपिक है। ये तो इंट्रोडक्शन था केवल कॉन्ग्रुएंस। क्या हुआ? बाहर कोई है तो फिर इधर देखो। हाँ, अगला जो टॉपिक है वो सबसे मेन टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होने एक्चुअली। पर अभी जो हमने किया वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल एज ए टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कि ये चीज है जो हमको पूरे चैप्टर में 5 एक्सरसाइज शायद कितनी है? 3 ही है, कट गई शायद 2। तो तीनों एक्सरसाइज में हमको ये चीजें करनी है जो अभी मैंने थोड़ी बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके बताई। ठीक है, अब जो करना है, जो सीखना है एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले, वो है 5 क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है और क्यों सीखना है इसको, क्या है और क्यों सीखना है, तो ध्यान से सुनो। अब मैं एक चीज कहने वाला हूं, देखो मेरी बात सुनो। आप पढ़ाई करोगे तो आप पास होगे, आप पढ़ाई करोगे तो आप, तो पढ़ाई करना रीजन है, पास होना रिजल्ट है ना? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पास हुए हो तो आपने पढ़ाई ही की थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप, जैसे आपको गिवन पॉइंट है कि आप पढ़ाई करोगे तो आप उसका इंप्लाइज करके लिख सकते हो आप पास हो गए। लेकिन ऑलरेडी अगर ये रिजल्ट गिवन है कि आप तो पास हो गए थे, लेकिन तो इसका मतलब ये थोड़ा ना था कि आप पढ़ाई करके ही पास हुए थे। बहुत सारे कारण से पास हो जाते हैं, चीटिंग करके, कई लोग तो किस्मत से ही पास हो जाते हैं। होता है कई बार कुछ नहीं करके आया पर पता नहीं कहां से मार्क्स आ गया। तो देखो ये इसका रीजन है। देखो पढ़ाई करना पास होने का रीजन है, लेकिन पास होना पढ़ाई करने का रीजन नहीं। समझ गए ना? समझ। वही काम यहाँ पर है कि अगर अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो 3 साइड और 3 एंगल बराबर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये 6 चीजें बराबर करनी है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 6 चीजें बराबर निकल रही है एज ए रिजल्ट, लेकिन उनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन 6 चीजों को, जैसे मैंने कहा कि ट्राइंगल एबीसी को मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, पेज बना दिया, उसकी साइड बता दी, एबी 5 सेंटीमीटर, बीसी 6, सी एंगल भी बताया, सब बता दिया। अब मैंने कहा सेकंड टू सेकंड ट्रायंगल पीक्यूआर बना दो, तो आपको इसकी 6 चीजें, इसकी 6 चीजें के इक्वल करने की जरूरत नहीं है इक्वल ट्रायंगल बनाने के लिए। केवल 3 चीजें कर दोगे ना तो काम हो जाएगा। और वो सब 3 चीजें क्यों? तो बाकी 3 चीजें ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। 3 चीजें बाकी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप पास इसकी 3 साइड्स, उसकी 3 साइड्स के बराबर कर दो, एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। लेकिन उल्टा नहीं है, अगर आप एंगल इक्वल कर दोगे तो साइड्स इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लोगे। जैसे 3 साइड इक्वल करते हैं एंगल इक्वल हो रहे हैं, लेकिन 3 एंगल इक्वल करते हैं 3 साइड इक्वल नहीं हो रही है, तो 3 साइड इक्वल करना है क्राइटेरिया बना, लेकिन 3 एंगल इक्वल करना है क्राइटेरिया नहीं बना। तो वो 5 क्राइटेरिया है हमारे पास हमारे कोर्स में गिवन, जो अपने को सीखने हैं। बस उतना कर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। 6 चीजें इक्वल करने की जरूरत नहीं। तो अगर नाम बता देते हैं, सबसे पहला है मैंने अभी बताया एस एस एस, राइट साइड साइड। अगर मैं 2 ट्रायंगल की साइड इक्वल कर दूं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल। ऐसा नहीं कि कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके एंगल अनइक्वल रहेंगे, क्योंकि मैंने तो इक्वल करे ही थे, आपने नहीं करे थे, तो क्या हुआ? ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर 3 एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो पहला क्राइटेरिया ये। दूसरा आता है क्या है? एस ए एस। दूसरा क्या कहता है? दूसरा क्या है?
तो ठीक है, फुल फॉर्म हुई। कहता है क्या, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। अच्छा सुनो, क्राइटेरिया और क्राइटेरियन वर्ड में डिफरेंस समझ लो, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब होता है मापदंड या फिर रिक्वायरमेंट। क्या होता है? रिक्वायरमेंट। तो ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है? जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स, पेन का प्लूरल पेन्स, पेन का प्लूरल पेन्स। तो क्राइटेरियन का प्लूरल, ये लैटिन वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया। तो जब मैं एक पर्टिकुलरली एक क्राइटेरियन की बात कर रहा हूं तो मैं क्राइटेरियन वर्ड यूज करूंगा, और एक से ज्यादा की बात करूंगा तो क्राइटेरिया वर्ड यूज करूंगा। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं कोई नई चीज कह रहा हूं। तो जैसे मैं एस 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 कह रहा हूं तो एस 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 क्राइटेरिया नहीं कहूंगा, एस 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 क्राइटेरिया। एक ही रिक्वायरमेंट है ना, मतलब ये एक पहला क्राइटेरियन है जिससे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए जा सकते हैं, एस एस एस। सेकंड नंबर क्राइटेरियन एस ए एस, वो क्या कहता है? आप मत करो तीन साइड इक्वल, आप केवल दो ही साइड इक्वल करो, पर दो साइड के साथ एक एंगल इक्वल कर दो। अब दो साइड एक एंगल आपने इक्वल कर दिए, बचा क्या? एक एंगल दो साइड बची, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। बस जो बचता है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। आपको कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से चीजें इक्वल करनी है, 6 में से जो 3 चीजें बच गई वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर एस ए एस की एक्सपेक्ट है, आपने दो साइड कोई सी भी ले ली पर एंगल बीच का ही होना चाहिए, तभी तो वो ए बीच में फिक्स किया हुआ है, एस ए एस। जैसे आपने ए बी बी सी ले ली तो ए बी बी सी के बीच का एंगल एंगल बी होता है, तो अब आपको एंगल बी ही लेना पड़ेगा। आप एंगल सी एंगल ए नहीं ले सकते, ये है एस ए। ठीक है, दो क्राइटेरियन अभी शॉर्ट में समझ में, कल डिटेल में, है ना। तीसरा क्राइटेरियन है ए एस ए। अब दो एंगल और एक साइड, वो क्या कहता है कि अगर दो एंगल ले लो और उसके बीच की साइड ले लो, ए एस ए, तो बाकी तीन चीजें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, चौथा है ए एस। AAS एक काफी मॉडिफाइड वर्जन या एडवांस वर्जन है। AAS क्या कहता है? देखो, ASA में भी आप दो एंगल एक साइड ले रहे हो और AAS में भी आप दो एंगल एक साइड ले रहे हो, लेकिन ASA ने थोड़ी आपके ऊपर बंदिश डाल रखी है कि आप जो दो एंगल लोगे साइड बीच की होनी चाहिए। लाइक आपने एंगल A और एंगल B लिया तो साइड अब इन दोनों के बीच की AB साइड ही ले सकते हो, साइड BC या साइड AC नहीं ले सकते। लाइक आपने एंगल A और एंगल C लिया तो एंगल A और एंगल C की बीच की साइड कौन सी होगी? AC, तो फिर आप साइड AC ही ले सकते हो। ये तो है ASA। AAS क्या कहता है? AAS क्या कहता है? दो एंगल और एक साइड लो, कोई सी भी ले लो, जरूरी नहीं है बीच की साइड ले। ठीक है, तो जब आप बीच की साइड लोगे तो आप हमें मान करोगे कि हमने ASA कॉन्ग्रुएंस रूल को अप्लाई किया है, और जब आप वो साइड बीच की ना लोगे बगल की ले लोगे तो फिर आप क्या लिखोगे? AAS कॉन्ग्रुएंस रूल हमने अप्लाई किया। आपको कॉन्ग्रुएंस रूल देखना पड़ेगा, इस कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत आपने ट्रायंगल को। आखिरी क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कॉन्ग्रुएंस। वो केवल राइट ट्रायंगल्स के लिए बनी हुई है। वो क्या कहता है? वो कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है? आप दो ट्रायंगल में एक एक एंगल राइट एंगल ढूंढ लो, है ना। इसमें भी एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, इसमें भी एक एंगल राइट एंगल। उन दोनों की हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर होनी चाहिए, RH, H फॉर हाइपोटेन्यूज की लेंथ एग्जैक्टली बराबर। हाइपोटेन्यूज के अलावा दो साइड बच गई, इसमें भी उन दो साइड में से कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल मिलना चाहिए दोनों में हाइपोटेन्यूज मिलेगी वो तो, लेकिन बराबर मिलनी चाहिए और एक साइड बराबर मिलनी चाहिए, तो भी वो क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल्स आपस में। तो ये 5 क्राइटेरिया को कल डिटेल में देखेंगे, पर उसके बाद एग्जैक्ट उसके हैंड टू हैंड बाद में हम रुको खड़े रहो, उसके हैंड टू हैंड बाद अपन ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, पूरी क्लास नहीं लगेगी। तो क्राइटेरिया मुश्किल से हम आधे घंटे में कवर कर लेंगे, लिखने का ही काम है, बोल तो मैंने दिया ही सही, ठीक है ना। और फिर स्टार्ट कर देंगे। अब गेट लॉक करो पहले, डंडा का है। हाँ, इसको बंद करते हैं 1 मिनट। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.